हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चंस आपको इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। चलिए पढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कौन से दो देशों के बीच में ऐतिहासिक समझौता करवाया है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के हैं, उन्होंने दो देशों के बीच में समझौता कराया है। क्या है यह समझौता, देखते हैं हम लोग। साइबेरिया और कोसोवो। साइबेरिया और कोसोवो जो है, साइबेरियन डायनेस्टी और जो यहाँ का ऑटोमन डायनेस्टी है, इसके बीच में हमेशा से मतलब 100 वर्षों से भी ज़्यादा, मतलब 1000 वर्षों से, जब से ये डायनेस्टी था, पुराना साम्राज्य था, तब से यहाँ पर युद्ध चलता था, लड़ाई झड़ता था। ये देश, दोनों देशों आपस में मतभेद रखते थे। तो इन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया है क्योंकि अपने चुनाव को देखते हुए, और अमेरिका चाहता है कि पूरा विश्व में जो है इनका कृति बना रहे। तो ये एक सॉफ्ट पावर बन के निकलने की कोशिश कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो देखिए दोस्त, क्या है कि 100 वर्षों से साइबेरियन साम्राज्य और ऑटोमन डायनेस्टी साम्राज्य के बीच में मतभेद के कारण यह देश में हमेशा टेंस सिचुएशन रहता था। यही वह ऑटोमन एम्पायर है जो कुस्तुनतानिया जो यूरोप में है, कुस्तुनतानिया से रोमन साम्राज्य को खत्म करके क्या किया था, यहाँ पर जो है ऑटोमन एम्पायर अपना ये बढ़ा लिया, साम्राज्य बना लिया था। देश के रूप में आता है दुनिया के सामने ही, और ये अभी टर्की बना हुआ है। जो ऑटोमन एम्पायर है जो यहाँ पे, वही अभी टर्की देश के रूप में विकसित हुआ है। तो आया, तो यह देश के रूप में आता है दुनिया के सामने, जो हाल ही में एक कैथेड्रल, टर्की जो जानते हैं दोस्त, जो हाल ही में एक कैथेड्रल जो था, चर्च था, उसको क्या दिया, मॉस्क बना दिया था, मस्जिद बना दिया था, चर्चा में आ गया था। एक्चुअली में टर्की जो देश है वो मुस्लिम राष्ट्रों के बीच, मुस्लिम देशों के बीच में, मतलब अपना अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम हैं, मतलब। तो वर्ल्ड मीडिया में सुर्खियां बटोरा था ये। और ऑटोमन एम्पायर जो है दोस्त, वो कुस्तुनतानिया को अपने कब्जे में ले लिया था। साइबेरिया में जो है ये, यहाँ साइबेरिया में जो है ये क्रिश्चियन लोग ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, और कोसोवा में जो है वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर द्वंद्व चलते रहता है। अमेरिका कुछ, और ये अमेरिका जो है कुछ कुछ शर्त रख के यहाँ पर जो है ये समझौता कराया था। तो इसमें क्या शर्त रखा था? अमेरिका बोला था कि जो आप चाइना से जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो प्रोडक्ट चाइना से नहीं खरीद के हमारे साथ व्यापार करना होगा, चाइना के साथ व्यापार को बहिष्कार करना होगा। आप चाइना के साथ व्यापार नहीं करेंगे, पहला शर्त ये है। ठीक है, और दूसरा शर्त जो है, ये आपस में बम गोले नहीं चलाएंगे, दूसरे देश में अतिक्रमण नहीं करेंगे, ये सब। और प्लस आईएमएफ आपको लोन देगी, आईएमएफ आपको लोन देगी कंस्ट्रक्शंस के लिए। यहाँ पर जो भी ये सब है उसको सुधार किया जाएगा, रेलवे का, इलेक्ट्रिसिटी का, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इसके लिए क्या किया था, यूएसए बोला था कि हम आईएमएफ से लोन दिलवा देंगे आपको, आपको मेरी बातें माननी पड़ेगी। तो इस तरह से अमेरिका बोला था कि हम भी यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हमारी अमेरिकन कंपनियां यहाँ पर आके इन्वेस्ट करेगी, आपका देश का विकास होगा, लेकिन एलपीजी को आपको मानना पड़ेगा, मानव अधिकार को मानना पड़ेगा। मानव अधिकार मतलब आप किसी भी जाति, धर्म या फिर कोई भी व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे, मतलब ह्यूमैनिटी का पालन करेंगे। एलपीजी मतलब होता है, एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, और ये प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मतलब आप जो भी करेंगे उसमें क्या होगा कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे, अपने देश में बहुत सारी कंपनियों को ग्लोबल एक्सेस देंगे, ताकि पूरा देश में आपका कंपनी और आपका देश का विकास हो। एलपीजी रिफॉर्म जो है दोस्तों, ये भारत लेकर आया था, और तब से जो है हम लोग ग्लोबलाइजेशन में काम करते हैं, जिससे देश का आर्थिक विकास होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। और ये इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा, लेकिन आपको हम न्यूज़ सुनाते हैं जो इंटरेस्टिंग लगे। हाल ही में रूस और जर्मनी के बीच तनाव बढ़ा, क्या कारण है बताइए?
तो रूस और द्वारा जो है विपक्ष के नेता, रूस में एक विपक्ष के नेता थे अलेक्सी, जो पहले ब्लॉगर थे, ब्लॉग लिखते थे, वो विपक्ष में खड़े हुए रसिया का पुतिन। पुतिन जानते हैं दोस्त, रसिया का जो राष्ट्रपति है और अभी फिलहाल अमर का वरदान प्राप्त कर लिया है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका संविधान में सुधार करवा दिया है और हमेशा के लिए वही राष्ट्रपति रहेंगे, ऐसा उन्होंने सुधार करवाया। क्या है दोस्तों कि रूस का जो व्लादिमीर पुतिन है राष्ट्रपति, उनके खिलाफ ये आरोप लगा कि वो अलेक्सी नवेल्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, अलेक्सी नवेल्नी को जो है जहर देकर मार दिया गया, मारने की कोशिश किया गया। क्या है कि ये जो है मॉस्को मॉस्को से एक फ्लाइट जा रहा था, ठीक है, तो मॉस्को जा रहा था एक फ्लाइट यहाँ रसिया से, तो रसिया से मॉस्को फ्लाइट जो जा रहा था उसमें ये जो नवेल्नी है इस फ्लाइट में बैठे थे, और कहा जाता है कि इससे पहले इन्होंने कॉफी पी थी जिसमें से जहर था, और ये जहर जो है इसका खुलासा हो चुका है, पहले तो नहीं खुलासा हुआ था। तो यहाँ पर जो इस स्थिति गंभीर थी ये नेता का, तो जर्मनी ने अपने ऑफर दिया कि आप यहाँ पर आके इलाज करवा सकते हैं जर्मनी में, अगर रसिया में इलाज सही से नहीं हो रहा था, और यही हुआ। तो जर्मनी में जाकर पता चला कि जो ये अलेक्सी नवेल्नी है, इनको जो जहर दिया गया था उसमें ये इनका नाम था जहर, जो ये था उसका नोवी चौक। नोवी चौक क्या करता है दोस्त, तंत्रिका तंत्र जो है जिसको न्यूरो सिस्टम बोलते हैं उस पर इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। जैसे तंत्रिका कोशिका इस तरह से बनता है, डेंड्राइट्स हम लोग पढ़े हैं, यहाँ टेल्स होता है, सिनेप्टिक नर्व्स होता है, जो नर्व्स क्या करता है एक दूसरे तंत्रिका कोशिका जो न्यूरॉन से जुड़ता है, जिससे सूचना हमारे शरीर में तुरंत होता है, जैसे कि हम लोग चोट लगता है या फिर कोई सुई चुभ होता है या फिर आग से जैसे ही हम लोग संपर्क में जाते हैं, वैसे हम लोग का पूरा माइंड एक्शन में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ घटना हो रहा है, तो इससे हम लोग को ये करना पड़ेगा। तो इस ये न्यूरॉन का काम है दोस्तों बॉडी में, तो इसी को डैमेज कर देता है। तो क्या है दोस्तों, फ्लाइट में जो है उनको बेहोशी आया और वो कोमे में, अभी अब कोमा में है। तो जान सकते हैं ये जहर भी बहुत ही खतरनाक होता है, और इससे पहले भी रसिया एक ऐसे विपक्ष के नेता को मारने का कोशिश किया था। ये इंफॉर्मेशन का अवरुद्ध कर देता है दोस्त, ये जो दवा है, ठीक है। तो इसी के कारण जो है ये नेता जो है कोमा में जा चुका है अभी तक, और ये कोमा से बाहर नहीं आया है। इसमें अनैच्छिक, कोमा में जाने के बाद ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं सभी बंद हो जाते हैं। तो बॉडी में जो भी क्रियाएं होती हैं अनैच्छिक अनैच्छिक बंद हो जाते हैं सभी। तो ये था दोस्त। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक यहाँ पर मुद्दा बनता है जो क्या है, इसको पहले देखते हैं। असम बल, हाल ही में संसदीय बल जो असम राइफल है, समाचार में था, इसका क्या कब गठन किया गया था और क्या है ये, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो हाल ही में क्या है, असम राइफल जो है सीआरपीएफ के अंदर आता है दोस्त। सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल एक्शन प्रोटेक्शन फोर्स, सेंट्रल आर्म प्रोटेक्शन फोर्स, इसके अंतर्गत आता है दोस्त। तो इसमें क्या है कि केंद्र जो दिल्ली सरकार है जो ये पूछ रही है कि ये जो असम राइफल है वो किसके अंतर्गत आता है। इसमें दोहरा मतलब डुअल जो है नियंत्रण है, कंट्रोल है। तो इसमें ये खुद असम राइफल जो फोर्स है ये खुद चाहता है कि सरकार क्लियर करे कि हम किसके अंतर्गत आते हैं, गृह मंत्री का या फिर आर्मी का। आर्मी मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री, यानी कि रक्षा मंत्रालय का। तो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, ये खुद क्लियर करना चाहता है, क्योंकि जानते हैं हम लोग जो आर्मी का होता है उसमें सैलरी अच्छा होता है, और इसमें जो है इसमें रिटायरमेंट में अच्छे पैसे मिलते हैं, तो दोनों तरफ से है। तो क्या है मुद्दा, समझते हैं इसको। द्वारा उसी के डिफेंस रक्षा मंत्रालय द्वारा उसी के खिलाफ में दिल्ली सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार यह स्पष्ट करे कि आने वाले 12 सप्ताह में कि इसमें से आर्मी का कंट्रोल है ये फोर्स में या फिर गृह मंत्रालय का कंट्रोल। आर्मी मतलब डिफेंस मिनिस्टर। तो भारत के सभी सेंट्रल फोर्सेस, जैसे भारत में कौन से सेंट्रल फोर्सेस है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा करने वाला, इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा करने वाला कौन कौन से है, बीएसएफ है, ठीक है। आईटीबीपी है जो तिब्बत चीन में कार्यरत है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच है। उसी तरह सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स है, एसएसबी है, एनएसजी है जो देश के अंदर सुरक्षा का काम करता है। तो सीआईएसएफ है जो इंडस्ट्रियल एरिया में लगाया जाता है फोर्सेस को।
तो ये सब किस सारे फोर्सेस जो है वो सेंट्रल मतलब इसको मैनिपुलेट करता है। तो असम राइफल जो है दोस्त, वो असम के क्षेत्रों में है, लगाया जाता है ये बॉर्डर के पास। तो यहाँ पे क्या है दोस्त, वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू में इसका उपयोग किया गया था असम राइफल को। 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। तो जानते हैं वो सबसे पुराना ये फोर्स है, ठीक है। ब्रिटिश इसका यूज कर चुके हैं। वर्तमान में सैलरी और रहने खाने का जो काम है दोस्त, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो ऑपरेशनल कार्य है कि इसको ड्यूटी कहाँ लगाना है, इसको ट्रांसफर कहाँ करना है, ठीक है, इसको डिप्लॉयमेंट कहाँ देना है, ये सब सारी नियुक्तियां मतलब इसमें कौन कौन शामिल होंगे, नियुक्ति रिक्वायरमेंट, ये सब प्रोसेस किसका है दोस्त, तो ये जो है ये केंद्र सरकार का है, ठीक है। इसमें केंद्र सरकार कार्य करती है। तो असम राइफल इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पर लगाया जाता है, ठीक है। म्यांमार मतलब बर्मा देश, जो ये बांग्लादेश के बगल में है। तो यानी कि जो भी कुछ है दोस्तों, इनके द्वारा 150 लोगों पर गोलियां चला दी गई थी असम राइफल के द्वारा, क्योंकि असम राइफल जो है हम लोग जानते हैं इसको स्पेशल पावर मिला हुआ है असम में, ठीक है। जिसमें क्या है कि असम में अगर इनको लगता है कोई भी विवादित मुद्दा है या भी कोई भी देश के लिए खतरा है, तो ये पहले तो जमा होने नहीं देते हैं, यहाँ पे लोगों को गुट नहीं बनाने देते हैं 5 से अधिक। और अगर ऐसा करता है कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो उसको शूट कर देते हैं। तो ऐसा ऑर्डर है दोस्त यहाँ पे। तो बहुत ही खतरनाक फोर्स माना जाता है यहाँ पे असम के लिए। तो असम यहाँ पर परेशान रहता है इस फोर्स के, और ये फोर्स भी असम को लेके बहुत ये एक्टिव है। तो समझ सकते हैं दोस्त। तो क्या है कि कहा जाता है कि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। तो ये जो गोली मार दिया था, तो ये असम सरकार ने बोला था कि आप 15 किलोमीटर दूर अपना ऑफिस खोलें, जो अभी आइजोल में है। तो आइजोल में है, तो बोला था कि आप अपना ऑफिस यहाँ से हटा लें, ये राज्य सरकार बोला था। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में भी द्वंद्व चल रहा है और कोर्ट में मामला है। तो ये तय करेगा कि ये किस मंत्रालय के तहत आता है और इसमें किसका कंट्रोल है, ठीक है दोस्त। तो कुल मिलाकर ये न्यूज़ इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। इससे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा एक बहुत ही शानदार केस है दोस्त, जो एकदम पूरा पेपर में पूछा ही जाता है। और इसका भी निधन हो गया है केशवानंद भारती का। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम में, तो एकदम आएगा ही आएगा डेफिनेटली। तो क्या है देखिए दोस्त, हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हो गया। वो भारतीय संविधान के बुनियादी संरचना का सिद्धांत के परिचय के लिए जाने जाते हैं। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड आया था, बुनियादी संरचना, यानी कि जो है ये स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब संविधान में संशोधन तो हो सकते हैं, कितना भी संशोधन हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा था। लेकिन उसका बुनियादी संरचना नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है, संविधान में संशोधन करते वक्त। तो क्या है मुद्दा को समझते हैं थोड़ा सा, क्यों इस तरह हुआ था और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंस रखता है कोई भी एग्जाम के लिए। बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। या केशवानंद भारती जो है, बनाम केरल सरकार, केशवानंद भारती जो है केरल सरकार के बीच में केस हो गया था, जो 1973 में हुई थी। सबसे लंबी केस, ये बोला जाता है कि सबसे लंबा चला था। अयोध्या जो केस है ना दोस्त, इससे भी लंबा चला था। भाई बताते हैं सारा कुछ। तो कोर्ट में चल रही थी और संविधान में हुए संशोधन के कारण, यह एक लैंड रिफॉर्म एक्ट 1959 का मुद्दा था। मतलब लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था 1959। क्या है लैंड रिफॉर्म, तो मतलब कि पहले जमींदारी प्रथा था। तो जमींदार लोग के पास जमीन था और किसान लोग जो है लॉन में डूब गए थे और उस पर शोषण होता था। तो इसके लिए लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया और कहा गया कि जिसके पास भी ज्यादा जमीन है उसका जमीन सरकार ले ले और बाकी गरीबों में बांट दे, मतलब किसानों को दे दे, ताकि सभी एक समान हो, समानता आए देश में। क्योंकि आजादी के समय सबको ही लड़ा था, तो सबको न्याय चाहिए था, चाहे वो छोटा मजदूर हो या फिर बड़ा व्यापारी, ठीक है दोस्त। यहाँ तक समझ में आएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये एक्ट को समझते हैं। यह एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि ब्रिटिश काल में जिम्मेदारी, ये तो बता दिए। तो लड़ाई में शामिल थे, आजादी के सभी को चाहिए था न्याय। तो संविधान में संशोधन हुए। इस संशोधन में जो है ये वाला एक्ट आया था, क्या है, लैंड रिफॉर्म एक्ट, ठीक है। लैंड रिफॉर्म, लैंड मतलब भूमि और रिफॉर्म मतलब बदलाव। तो ये देखिए दोस्त, केरल सरकार जिसके पास ज्यादा जमीन था उससे लेकर क्या कर रहा था, जमीन को दूसरे सभी किसानों में दे दे रहा था। 1973 में एक क्या हुआ था कि केस आया। कौन सा केस आया, तो देखिए दोस्त, यहाँ पर हुआ केरल सरकार केशवानंद भारती का एडिनर मठ। केशवानंद भारती एक मठ चलाते थे। और केशवानंद भारती कौन थे इसके बारे में बताते हैं अभी।
थोड़ा सा। केशवानंद भारती जो एक मठ चलाते थे, ये सनातन धर्म को मानते थे, जो क्या था कि टोक्टाचार्य के शिष्य थे, और ये टोक्टाचार्य जो है शंकराचार्य के शिष्य थे। मतलब शिष्य क्या शिष्य थे, शंकराचार्य के शिष्य का शिष्य केशवानंद भारती जी थे। और ये केशवानंद भारती जो है, उनका मठ जो है कब्जे में ले लिया था कौन, ये केरल सरकार। क्यों? क्योंकि इनके पास ज्यादा जमीन थी। तो ये क्या किए थे दोस्त, केशवानंद भारती जो है एक वकील थे, नानी पालकी वाला जो वकील थे दोस्त, ये एक्चुअली में अभी जो अटॉर्नी जनरल है वेणुगोपाल, उनके फादर के दोस्त थे। तो इनको ये वकील माने जाते थे बहुत ही जबरदस्त। तो इनको ये केस सौंपा गया केशवानंद भारती के द्वारा। और केशवानंद भारती जो है दोस्त, जो केस इनको दिया, तो ये वकील ने बहुत सारे केशवानंद भारती को बचाने के लिए बहुत सारे संविधान में ये उसको गिनवा दिया कि ये मुद्दा है। जैसे आर्टिकल 25, हम लोग को आर्टिकल जो है आर्टिकल 25 के तरह स्वतंत्रता है धर्म को मानने का, कोई भी धर्म मान सकता है। 26 में क्या है कि उन्हें फैलाने का, अपना धर्म प्रचार करने का, ये आर्टिकल अनुच्छेद 26 में लिखा गया है। उसके अलावा 14 में समानता का अधिकार, समान सभी देश के नागरिकों को समान देखा जाएगा। 19 में क्या है कि संपत्ति कोई रख सकता है, संपत्ति रखने का अधिकार है। और उसके बाद 31 में क्या है कि संपत्ति को खरीद सकता है, संपत्ति का मालिक बन सकता है कोई भी। ये सब पहले था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है 31 को। ठीक है, तो अभी समझते हैं क्या है। मालिकाना हक रख सकती है कोई भी जमीन पे, आदमी खरीद सकता है। तो ये इसमें क्या है दोस्त कि इसी में केस हुआ था आर्टिकल 31 को लेकर। ये सब सारी केसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कौन, केशवानंद भारती का वकील, केरल सरकार के खिलाफ। ठीक है, लैंडमार्क डिसीजन आया और इस केस में, और क्या हुआ कि 13 जज, मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट जज बोला जाता है कि इसी केस में मतलब बैठा था दोस्त, 13 जज का बेंच बैठा था। और 68 दिन तक ये सुनवाई हुआ, 68 दिन तक ये कोर्ट का कार्यवाही चला, और इसमें एक डिसीजन आया, जो डिसीजन अभी देश के लिए मतलब सबसे जबरदस्त डिसीजन माना जाता है। 40 दिन इसके बाद चला था, मतलब जो अयोध्या वाला था वो 40 दिन चला था, ये 68 दिन चला था। और अयोध्या में 5 जज थे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा अयोध्या वाला में बताएंगे, फिलहाल ये जान लेते हैं। 31 अक्टूबर से लेकर 23 मार्च तक 2073 तक, 2072 में शुरू कर 2073 तक 38 दिन तक चला था, सॉरी 68 दिन चला था। सुनवाई में 7-6 से निर्णय लिया गया। मतलब निर्णय भी बहुत खतरनाक लिया गया। 7 जज पक्ष में थे और 6 विपक्ष में थे, मतलब एक एक के वोटिंग से हुआ, एक के अंतर से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 368 अनुच्छेद के तहत सरकार कोई भी संशोधन कर सकती है, यह संविधान में लिखा गया है। ठीक है, परंतु इसमें क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर का खराब नहीं होना चाहिए। मतलब संशोधन तो सरकार कर सकती है, जो भी करना चाहती है सरकार संशोधन कर सकती है, कानून बना सकती है, लेकिन इसमें बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि मूल ढांचे का हनन नहीं होना चाहिए, और कोई भी खराबी नहीं होना चाहिए। मौलिक अधिकार को मूल ढांचे के अंतर्गत रखा गया है। मौलिक अधिकार जो है उसको मूल ढांचे के अंतर्गत रख दिया गया है दोस्तों, यही केस की वजह से। अनुसूची 9 में, और एक अनुसूची 9 है दोस्त, एक आर्टिकल है उसमें, अगर कोई भी वहां पर कोई भी मुद्दा को रख दिया जाता है तो उसमें किसी को कानून बनाने का या छेड़छाड़ करने का ये नहीं है इजाजत संविधान में। तो वहां पर रख देता था दोस्त सरकार, तो उसमें कोई भी मतलब कानून नहीं बना सकता था। तो ये बहुत दिक्कत वाला था। लैंड रिफॉर्म को भी वहां रख दिया गया था, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसको जो है संविधान बोला कि नहीं, 368 के तहत कोई भी सुधार हो सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बिगाड़ा जा सकता। तो सरकार ने पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, तो कोर्ट ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर को हम समय समय पे डिफाइंड करते रहेंगे, ये कोर्ट करेगी। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है अभी सरकार पे हावी है कहा जा सकता है। ठीक है, तो परंतु बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ संविधान का खराब नहीं। केशवानंद की जीत तो हुई दोस्त, परंतु सरकार को यह बात रास नहीं आई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्त, गवर्नमेंट ने गरीबों के खिलाफ, मतलब गरीब लोग जो थे मतलब उनके खिलाफ, मतलब उनको साथ में लेके इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो था उसमें मतलब इस मुद्दे को उठाया, और इंदिरा गांधी बहुमत से जीत गई। तो उसके बाद क्या हुआ, संविधान में 44वां संशोधन हुआ दोस्त, और 44वां संशोधन में संपत्ति का अधिकार जो था उसको क्या किया गया, खारिज कर दिया गया। मतलब संपत्ति का अधिकार को ही हटा दिया गया, अब संपत्ति का अधिकार संविधान में नहीं है। और ये क्या हुआ था दोस्त, 31 जो संविधान में था उसको 300A बना दिया गया आर्टिकल। और इसके तहत क्या है,
अनुसूची 9 में डाल दी गई ताकि इसमें बाद में सुधार नहीं हो सके। चलो दोस्त हम लोग दूसरा देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या है न्यूज। तो यहाँ पर दोस्त है कि हाल ही में भारत दुनिया का चौथा वो देश बन गया है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक क्या होता है तो सुपरसोनिक से भी पावरफुल। सुपरसोनिक क्या होता है तो साउंड का जो स्पीड है, जो चाल है, जो ध्वनि का, उससे ज्यादा अगर स्पीड किसी चीज का हो जाए, मिसाइल या कोई भी गाड़ी या कोई भी व्हीकल का, तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। और हाइपरसोनिक क्या है, उससे कई गुना स्पीड। क्या है कि देखिए दोस्त बताते हैं इसको डिटेल्स में कभी समझेंगे। फिलहाल समझिए कि डीआरडीओ ने एक ऐसा मिसाइल बनाया है जो क्या है 6 मैक, मतलब साउंड का स्पीड से 6 गुनी स्पीड से चलेगा। मतलब ध्वनि का जो चाल है उससे 6 गुना चाल से चलेगा। 6 मैक। मैक क्या है दोस्त, मैक मापने का है कि ध्वनि का चाल नीचे रखेंगे और जो एक्चुअल चाल है ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा उसको मैक बोला जाता है। ठीक है, तो 6 मैक स्पीड। और ये उड़ीसा का वेलोर द्वीप जो है, विलियर द्वीप जो है, वहां पे एपीजे अब्दुल कलाम पोर्ट जो बना हुआ है, वहां से एक टेस्टिंग किया गया, एक मिसाइल छोड़ा गया और 20 सेकंड में 32 किलोमीटर वो चल दिया वो मिसाइल। समझ सकते हैं दोस्त, 20 सेकंड में 32 किलोमीटर, आप स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्वदेशी टेक्निक से बनाया गया है। तो कहा जाता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। डीआरडीओ ने बनाया है ये। ठीक है दोस्त, तो डीआरडीओ को याद रख लीजिए। डीआरडीओ का जो है जी सतीश रेड्डी इसके क्या है, हेड है, प्रमुख है। और कहाँ पे है ये, तो इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाया गया कि भारत द्वारा 2008 में भेजा गया था एक चंद्रयान मिशन 1। चंद्रयान मिशन 1 भेजा गया था और चंद्रयान मिशन 2 कब भेजा गया था, 2019 में। तो 2008 में जो चंद्रयान मिशन भेजा गया था उसमें रस्टिंग हो रहा है, मतलब उसमें जंग लग रहा है। क्या जंग लग रहा है, उसमें जो लोहा वगैरह था उसमें जंग लग रहा है, ऐसा पाया है। कौन, कैमरा, कौन सा कैमरा, उसमें जो कैमरा लगा था मिनरोलो मेपर, मिनरोलो मेपर कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे के द्वारा पता चला है कि इसमें जंग लग रहा है। जंग क्या होता है, हेमाटाइट Fe2O3 जब बन जाता है आयरन, मतलब लोहा, तो उसको बोलते हैं जंग लगना। ठीक है, साइंस में, तो ये भी याद रख सकते हैं आप। चंद्रयान 2 जो है 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था, जो 7 सितंबर 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, मतलब पूरी तरह से उतर नहीं पाया था। 1.2 किलोमीटर की दूरी से ही वो अचानक से कंट्रोल खो दिया और यहाँ से कंट्रोल स्थापित नहीं हो पाया और गिर गया। जानते हैं हम लोग, न्यूज में काफी आया था। नरेंद्र मोदी के सिवान जो थे उनको मतलब थपथपाए थे पीठ, ये बोले थे ठीक है कोई बात नहीं, अगले बार हम लोग चंद्रयान 3 में इसको रिकवर कर लेंगे। चंद्रयान 3 भारत जो है जापान की मदद से भेज रहा है। कब भेज रहा है तो 2022 में भेजेगा, सॉरी अगले महीने में, अगले साल भेजेगा, 2021 में भेजेगा। और जिसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। ऑर्बिटर नहीं होगा क्यों, क्योंकि ऑर्बिटर भाई, ऑर्बिटर तो हमारा सेट हो चुका है ना, ऑर्बिटर लैंडर ही ना खराब हुआ था, तो ऑर्बिटर जो चंद्रयान 1 में था उसी को यूज कर लेगा ये लोग। और रोवर और प्रज्ञान जो है, प्रज्ञान जिसको रोवर कहते हैं, और लैंडर जो विक्रम है, वो इसमें भेजा जाएगा चंद्रयान 3 में। ठीक है, यूएसए जो है आर्टेमिस मिशन कर रहा है दोस्त। जानते हैं हम लोग आर्टेमिस मिशन में क्या है, एक आदमी और एक औरत को भेजा जाएगा चंद्रमा पे रहने के लिए। ठीक है, तो ये यूएसए कर रहा है। ठीक है, और भारत गगनयान ऐसे ही भेज रहा है एक आदमी को अंतरिक्ष में, जो कब है 2022 में। तो ये फैक्ट सब है जो आपको याद रखना है दोस्त, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्त। और अगर हम लोग आगे न्यूज को लेते हैं तो देखते हैं क्या है इसमें, जरूर शेयर करें दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूर संचार कंपनी वोडाफोन और आइडिया, वोडाफोन और आइडिया से सभी हम लोग परिचित हैं। वोडाफोन आइडिया जो है दोनों मिल गए हैं, मिल तो पहले ही गए थे लेकिन अभी एक ब्रांड निकाल दिया है वी फॉर वोडा और आई फॉर आइडिया। वोडाफोन आइडिया भारत की सबसे बड़ी कंपनी कहलाएगी। अब ये सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है दोस्त। और वोडाफोन जो है ब्रिटिश कंपनी है, आइडिया जो है भारत का आदित्य बिरला की कंपनी है। और वोडा का 45% शेयर है, जहाँ की आइडिया का जो है 26% शेयर है इस कंपनी में। और बाकी जो है वो शेयर बांट दिया गया है जनता में, मतलब जनता में आप भी शेयर खरीद सकते हैं, आप भी इसका मालिक बन सकते हैं। लेकिन कितना मालिक, 26% और 45% जोड़ के 100 में माइनस कर दो, उसमें से आप उतना का मालिक बन सकते हैं पैसा देके। ठीक है, आप 1% भी शेयर खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना शेयर खरीदना हो, जितना पैसा हो। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार जो है व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 द्वारा जारी की गई है, व्यापार रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो क्या है कि दोस्त, जो व्यापार में सुधार मतलब बिजनेस में जो सुधार का इंडेक्स जारी किया गया, उसमें केरल जो है टॉप मारा है, यूपी उसके बाद आया है। आंध्र प्रदेश का जो है अमरावती राजधानी बन गया है, ये बनने वाला है। और आंध्र प्रदेश का पहले जो हैदराबाद था वो अब अमरावती राजधानी हो जाएगा। यू वाई एस जगन मोहन रेड्डी जो है इनके क्या है यहाँ पे सीएम है, जिसको मुख्यमंत्री बोलते हैं। और गवर्नर कौन है तो विश्व भूषण हरिचंद्र जो है यहाँ के गवर्नर है।
दोस्त अगला क्वेश्चन हम लोग अगर बात करें तो हाल ही में चीन देश ने पुनः परियोज्य लॉन्ग मार्च 2 का एक रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। ये क्या है? रियूजेबल रॉकेट। रॉकेट है मतलब रॉकेट हमेशा क्या होता है कि रॉकेट ऊपर जाता है और नष्ट हो जाता है और फिर वापस नहीं आता है। जो भी काम होता है उसका सैटेलाइट छोड़ना होता है, उपग्रह छोड़ना होता है, अंतरिक्ष में छोड़ देता है और वो वहीं पर ध्वस्त हो जाता है। लेकिन अभी क्या है, दुनिया पूरा रियूजेबल रॉकेट पे काम कर रहा है और रियूजेबल रॉकेट में चाइना जो है अपना टेस्टिंग कंप्लीट कर दिया है। मतलब रॉकेट वहां छोड़ के और वापस धरती पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त, यहाँ पर ये रॉकेट में ऊपर जो है पेलोड होता है और नीचे जो है इसको ये वहीं पर खत्म हो जाता है। और ये पेलोड जो है इसी में सैटेलाइट वगैरह रहता है जो अंतरिक्ष में छोड़ देता है और वह घूमते रहता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये कुल मिला के रॉकेट के बारे में था और ऐसा ही रॉकेट दीपावली में जलाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त, हाल ही में मदर टेरेसा से हम लोग सभी फेमिलियर हैं। मदर टेरेसा जो है उनका फोटो देखते ही सब नाम बोल देते हैं, तो इतना फेमस चर्चित है ये, जानते हैं। जन्मदिन के अवसर पर क्या हुआ कि दोस्त इसको दान दिवस के रूप में मनाया गया, मतलब चैरिटी डे के रूप में मनाया जाता है और 26 अगस्त को मनाया जाता है। और ये 26 अगस्त को इनका जन्म हुआ था 1910 में। ठीक है, और इसका पुण्यतिथि जो है, इनका मृत्यु जो हुआ था 5 सितंबर 1997 में हुआ था। इन्हें 1969 में नोबेल प्राइज मतलब दिया गया था और भारत रत्न जो है वो 1980 में दिया गया था। यूएन द्वारा इसे मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस इसको सेलिब्रेट करता है चैरिटी डे के रूप में। दोस्त अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर कर दें अपने फेसबुक में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्तों को भेजें। ठीक है दोस्त, और वीडियो के साथ बने रहें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें एग्जाम में आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल भी बजा लीजिए। ठीक है दोस्त, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।